का जो हमारा क्लास है वर्क एंड वेजेस का है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी सवालों की गांठें तोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कुछ रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसमें मैं फंस रहा हूँ या फिर मुझे अच्छा लग रहा है वो प्रश्न। आ जाइए यहाँ पे। 29 जुलाई को जो हुआ था BSSC हवलदार इंस्पेक्टर, उसमें पूछा गया था इंस्ट्रक्टर में कि ये पार्टनरशिप के ऊपर सवाल है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था और प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, तो टाइम पूछ रहा था। तो ऐसे हम लोग को पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो लक्ष्मी का प्रॉफिट बाई फिर से सरस्वती का प्रॉफिट कितना है, 7:3। लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट 6 की, सरस्वती इन्वेस्टमेंट 5 की, इक्वल टू टाइम लक्ष्मी का 35 है तो सरस्वती का क्या होगा, TS। तो यहाँ से TS निकाल देंगे, कितना आएगा, 18 मंथ। बस सिंपल है। ये वाले इक्वेशन के ऊपर ही हम लोग सेट कर दिए कहानी। या फिर हम लोग एक ऐसे भी बनाते थे, याद है पार्टनरशिप का सवाल, प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, ये लक्ष्मी का 6 और एक का है 5, फिर एक का क्या है प्रॉफिट क्या है 7, एक का है 3। अब ये रेशियो चाहिए तो ये कैसे लिखते थे हम लोग, ये 7 है तो 7 लिख दो, इसके सामने वाला से इंटू कर दो। और ये 6 है, ये 3 है तो पहले 3 रखो, उसके सामने वाले से इंटू कर दो, तो ये हो गया 18, ये हो गया 35, यहाँ से भी आ गया 18, ठीक है। अब ये है, ये भी 122 पोस्ट के इंस्ट्रक्टर में पूछा गया, अच्छा सवाल मुझे लगा। अगर 3 वस्तु है 450 रुपये की प्रति वस्तु की दर से खरीदा जाता है, तीनों वस्तु को हमने कितना से खरीद रहे हैं, 450 रुपया, 450, 450, 450। उनमें से एक को 10% को लॉस पर बेचा जाता है, तो जो बचा हुआ 2 है उसको कितना पर बेचा जाना चाहिए ताकि हमको ओवरऑल पूरे सौदा में 20% प्रॉफिट हो। देखो 122 पोस्ट में पूछा गया। ऐसे तो आपको देखने से लगेगा कि ये एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का सवाल है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पूछा जा रहा है। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना ही पड़ेगा, पहले निकाल देंगे टोटल CP 3 वस्तु का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 450 तो 1350। अब हमको चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 20%। तो टोटल SP नीड कितना है, मुझे चाहिए कितना, तो 1350 का 120% कितना हो जाएगा, 1620 रुपया चाहिए। अब इसमें 1620 रुपया में क्या है, एक सामान को बेच के जो 450 का था उसको 90% पे बेचे तो 450 रुपये आया, 10% लॉस पे बेचे तो 405 रुपये आया 450 की जगह। अब तो 1620 में 405 आ गया है। अब हमको 1620 में 405 आ गया है तो बचेगा कितना, 1215। यही 1215 में क्या करना पड़ेगा, दोनों को बेचना पड़ेगा। सो सिंपल है ना, देख लो। अब ये वाला सवाल है, तो हाँ ये वाला जो टाइप है ये है एवरेज प्रॉफिट लॉस परसेंट टाइप का। चूँकि यहाँ पे बोल रहा है कि 450 रुपये में 3 सामान को खरीद के लाएँ, इसमें से 3 सामान को खरीद के लाएँ, इसमें से एक को 10% लॉस पे बेच दिए, 2 को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचें, कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचें कि जो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए 20%। तो चूँकि यहाँ पे तुमको प्रॉफिट लॉस परसेंट ही पूछ रहा है, इसका इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस। सेम AEDU में भी सवाल आया था इस बार इसी तरीके से, है ना। तो इस कॉस्ट प्राइस को नेगलेक्ट ही कर दो। तो जब सामान को एक ही सामान को टुकड़ा टुकड़ा करके बेचा जाए तो टाइप हो गया एवरेज प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया। फॉर परसेंटेज नो नीड टू टेक CP 450। हमको पता है ना, एक सम ऐसे लिखते थे, एक सम माइनस लॉस है तो -1 इंटू 10%, 2 सामान को प्रॉफिट पे तो प्लस करेंगे इंटू X% या फिर P% कर सकते हो बाई टोटल सामान कितना है 3। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लिखते थे 20% ओवरऑल प्रॉफिट है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35%, इधर तो परसेंट इधर तो 35%। सिंपल है। अब ये वाला है, ये वाला सवाल भी बन सकता है आराम से। अब ये वाला सवाल एक नया टाइप का सवाल है, अच्छा सवाल है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि
दो बोतल है सेम कैपेसिटी का, ये लाइन याद रखेंगे, दो बोतल है सेम कैपेसिटी का, इस सेम कैपेसिटी का मान लीजिए कि 100 यूनिट इसका कैपेसिटी है। एक बोतल ये भी लेते हैं, एक बोतल ये भी लेते हैं, इसमें भी 100 यूनिट कैपेसिटी है। अब इसमें से पहले से इसमें से जो 35% है वो भरा ऑरेंज जूस, इसमें 33.5% 1/3% भरा हुआ है ऑरेंज जूस। तो इसमें एप्पल जूस कितना भराएगा, इतना भरा जाएगा, इतना भरा जाएगा। अब चूंकि ये दोनों मिक्सअप हो गया, अब इसका जूस इसमें रखे पूरा, फिर ये भी जूस इसमें रखे पूरा, तभी जो मिक्सचर बन गया इसमें एप्पल जूस का परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये ठीक है, एप्पल जूस का परसेंटेज पूछ रहा है। ये सवाल को बनाते समय बस यही करना था कि अपने से मेन की कॉन्सेप्ट क्या था कि अपने से 100 यूनिट इसको मान लेना था। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर कैसे निकलेगा, तो जितना एप्पल जूस का अमाउंट है, एप्पल जूस का अमाउंट है उसको ऊपर लिखो, बाई टोटल मिक्सचर वॉल्यूम लिखो, इनटू में 100% करो। टोटल मिक्सचर वॉल्यूम तो तुमको पता ही है, 200 यूनिट माने हो, एक का 100 फिर एक का 100, तो 200 यूनिट। अब इसमें एप्पल कितना था, तो 100 में से 35% घटाएंगे तो 65 यूनिट। अब इसमें कितना था, तो फिर 100 में से 100/3 घटाएंगे तो 200/3 यूनिट था। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो वही एप्पल का कैपेसिटी निकल जाएगा एप्पल जूस का। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लीजिए इसको 100 यूनिट कैपेसिटी, इसमें 100 यूनिट कैपेसिटी है, तो इसमें एप्पल जूस का कैपेसिटी, एप्पल जूस कितना हो जाएगा, तो पहले से 100 था, इसमें 33 और 3/3% घटाएंगे तो इसमें 200/3 बचेगा एप्पल। इसमें एप्पल जूस कैपेसिटी कितना बचेगा, पहले से 100 था, 35% घटाए ऑरेंज जूस तो कितना बच गया 65 यूनिट। तो टोटल एप्पल जूस का कैपेसिटी कितना हो गया 200/3 प्लस 65 कितना हो जाएगा 395/3। अब इसमें यानी कि अब इस जो मिक्सचर आया इसका इसमें रखे, इसको भी इसमें रखें, तो इसमें एप्पल जूस कितना है 395/3, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम में, तो नीचे टोटल वॉल्यूम कितना है 200 मानो, 200 मान लिए, इंटू में 100 कर दो, 100 कर दिए, कितना हो गया 65 और 5/6%। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, ये भी इस बार आया है 29 जुलाई को, लेकिन जब पढ़ाएंगे सीक्वेंस तब जानना। अब ये प्रोबैब का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि एवरेज और प्रोबेबिलिटी के सवाल को आपस में किस तरीके से कंबाइन कर दिया। यहाँ बोल रहा है कि कितने ऐसा चांसेस है जब दो डाइस है तो उनका एवरेज कितना आ जाए, जोड़ने पे 4 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, एक पे 5 दूसरा पे 3, तो देखो एवरेज 4 आ गया, एक पे 3 दूसरा पे 5 एवरेज 4, 6 2 8 एवरेज 4, 6 2 एवरेज 4, 4 एवरेज 4। तो ऐसा 5 बार चांस है, 5/36। मैंने यही सोचना था कि किस तरीके से एवरेज के सवाल को प्रोबैब के सवाल के साथ कंबाइन कर दिया। अब ये तो हार्ड है भैया, ये जो है एवरेज का जो सवाल है ये हार्ड है। अगर इसको सिंपल मेथड से बनाया जाए तो बहुत तकलीफ़ है, कैलकुलेशन बहुत है। अगर मार्च के मंथ में जो है प्रदीप प्रतिदिन औसतन 501 रुपये की कमाई की, पूरे मार्च में कितना करता है प्रतिदिन 501, 31 दिन में कितना कर लेगा, मार्च में 31 दिन होता है, तो 31 इंटू 501 इतना कर लेगा, जिसमें से जो पहला 18 दिन औसतन कमाई 495 रुपया किया था, यानी कि 18 दिन कितना कर रहा है, हर दिन 495 रुपया से इतना कर लेगा। फिर अंतिम का आखिरी दिन क्या है, फिर बाद में 15 दिन, बाद में 15 दिन का मतलब क्या हो गया, अंतिम का 15 दिन उसने 505 रुपये से, यानी कि अब इसमें 15 इंटू 505 करेगा तो इतना कमाएगा। अब इसमें फिर कह रहा कि 18 मार्च को उसने 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 रुपया अधिक कमाए। अब 18 मार्च को उसने जितना कमाया वो 17 मार्च से कितना कमाया था, 50 रुपया अधिक कमाया था। तो 18 मार्च को उसने कितना कमाया, तो ये पूछना चाह रहा है कि 18 मार्च को उसने कितना कमाया। तो ये सवाल अगर हम लोग
टोटल सम से बनाने जाएंगे ना तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग डेविएशन से बनाएंगे। क्या करेंगे? डेविएशन से बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, भले डेविएशन से बनाएंगे, मार्च में तो 31 ही दिन होता है। यहाँ पे कमाई दिया पहले 18 दिन, आखिरी का 15 दिन। 18-15 जोड़ेगा तो 33 दिन हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि 33 दिन है, यहाँ पे यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा कमाई इंक्लूड हो जा रहा है। वो 2 दिन पता है ओवरलैप हो जा रहा है, कौन? एक 17 तारीख और एक 18 तारीख। तो इसको हम पूरे कमाई में से क्या करेंगे, ये जो पूरा कमाई है इसका जो 2 दिन का कमाई उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17-18 रिपीट हो जा रहा है। 17-18 क्या हो जा रहा है? रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो डेविएशन का देखो ये है तरीका लगाने का, कितना इजी में लग जाएगा। आओ लगाते हैं। पहले 18, ये पूरा हम ओवरऑल बेस क्या मान ले रहे हैं? मेन एवरेज, एक सेकेंड, मेन एवरेज क्या मान ले रहे हैं? 501 रुपया, क्योंकि बोला है ना पूरा मार्च में कितना कमा रहा है, ऐसे 501 रुपया ही तो कमा रहा है। इसमें पहला 18 दिन कितना कमा रहा है? पहला 18 दिन 495 रुपया था। डेविएशन से कितना कम है? -6 रुपया कम है ना। तो -6 × 18 कितना हो जाएगा? -108। फिर यहाँ पे आखिरी का 15 दिन कितना कमा रहा है? 501 रुपया, 505 रुपया। जो डेविएशन से कितना जाते हैं? +4 जाते हैं। तो +4 × 15 +60। नेट डेविएशन कितना आ रहा है इसका? अभी देखो नेट डेविएशन कितना आ रहा है। नेट डेविएशन -48 का आ रहा है। अब ये -48 को -48 आ रहा है नेट डेविएशन, है ना? आ रहा है ना? ये नेट डेविएशन कितना आ रहा है? -48 ही आ रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन तुमको यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो जा रहा है 2 दिन, 31-33 दिन आ रहा है 31 की जगह, तो ये 2 दिन क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा आ जा रहा है। 17-18 2 बार काउंट हो जा रहा है। 17-18 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो इस दोनों दिन का निकालो सम। 2 दिन है तो 2 लिखेंगे। बेस एवरेज किसको माने थे? 501 प्लस नेट डेविएशन, मतलब नेट डेविएशन को प्लस करते हैं लेकिन आया हमको माइनस में, तो ये करेंगे। तो नेट डेविएशन ये कितना हो गया सम 2 दिन का? 954। 954 ये 2 दिन का सम कितना आया? 954। 2 दिन का सम कितना आया? 954। 954। अब यहाँ बोल रहा कि 18 मार्च को कितना कमाया? 18 मार्च को कितना कमाया? 18 मार्च को तो 954 रुपया ही तो कमाया है। 954 प्लस जो डिफरेंस है 17 को 18 से ज़्यादा कमाया 50 रुपया, वो डिवाइडेड बाई 2 502 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल कुछ तरीके से रट्टो टाइप का है ये प्रोसेस। ठीक है, देख लो कहीं पर भी ये सवाल अगर दिख जाए तो ऐसे ही बनाओगे, रट्टो टाइप का है। ठीक है, ठीक है। अगर ये सम ऑफ मेथड से बनाते तो ऐसे पूरा प्रोसेस चला जाता, सम ऑफ मेथड से। ठीक है, ये प्रोसेस कैसा चल जाता है? ऐसे चला जाता। फिर सम मेथड से बनाते तो अलग अलग निकालना पड़ता हम लोगों को। अब ये भी जो क्वेश्चन है बीपीएससी में रिपीटिशन हो रहा है इस टाइप का, ऐसा ही वाला सवाल हाल ही फिलहाल में मैंने कई बार देखा कि ऐसा ही का सवाल दे रहा है ये बिहार में। ठीक है, चलो देख ले रहे हैं। एक आदमी है गुप्ता, जो कि इन्वेस्ट करता है टोटल अमाउंट 20 लाख। ए पार्ट ऑफ इट वॉज इन्वेस्टेड इन द बैंक क्यू अर्निंग 8% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग पैसा बैंक क्यू में जो पैसा कुछ पैसा जमा कर दिया, मान लो कि एक्स पैसा जमा कर दिया बैंक क्यू में 20 लाख में से। 20 लाख में से जो 20 के में से बच गया, एक्स चला गया तो कितना बच गया? 20 - एक्स। इसको 3:2 में
दो बैंक में 6%, 5% पे कर रहा है जमा। टोटल आपको कितना आ रहा है इनकम? टोटल आपको कितना आ रहा है ये इंटरेस्ट? 1,36,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? फाइंड द सेकेंड पार्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। सेकेंड पार्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 20 माइनस एक्स पूछना चाह रहा है आपको। ठीक है, अदर बैंक में तो यही ना जमा किए थे, मतलब 3 बैंक था, मतलब देखो ये 20 लाख है ना, इसको 3 बैंक में जमा किया, 1 2 3। इसमें पहला वाला बैंक में मान लो एक्स रुपया जमा कर दिया, तब इस दोनों जो बैंक बचा इसमें 20 माइनस एक्स ही ना जमा करेगा। अब चूंकि यहाँ पे यही चीज़ हमको सीखना है कि 3:2 के रेशियो में जमा करना है। किस में? 3:2 के रेशियो में पैसा जमा करना है, तो यही सीखना है। ये जो पैसा बच गया ये, इसको 3:2 के रेशियो में जमा करना है। तो कैसे करेगा, यही लिखना सीखना है। 3/5, एक बार 20 माइनस एक्स को 3/5 पे जमा करते हैं, फिर इस 20 माइनस एक्स है इसको 2/5, 20 माइनस एक्स को 2/5 में जमा करते हैं। ये लिखने आना चाहिए आपको, ये लिखने आता है तो बन गया ये सवाल। फिर देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ये है, चलिए देख लिए। अब आपको बताते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 20। उसके बाद बैंक एक्स में क्यू में कितना जमा किया, एक्स अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट यही निकालना है 20,000 माइनस एक्स। थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल। रिमेनिंग अमाउंट 3:2 में डिवाइड कर रहा है, यही लिखना सीखना है। तो एक बैंक में पहला पार्ट में कितना करेंगे, 3/5 इंटू 20 लाख माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट 2/5 इंटू 20 लाख माइनस एक्स। ठीक है, यही लिखना सीखना था हमको। इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100। ठीक है, पहला का इंटरेस्ट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। सेकेंड पार्ट का इंटरेस्ट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। थर्ड पार्ट का इंटरेस्ट कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। इक्वल टू इंटरेस्ट कितना रहा ये, तो इसको इसके बराबर रखोगे। अब कट्टम कुट्टी मचाएंगे इसमें से तो कुछ मचेगा कट्टम कुट्टी। ठीक है, कट्टम कुट्टी कुछ मचेगा, तब यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालना तो बड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करते जाएंगे अगर तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकलेगा यहाँ पे, और डिफ़िकल्ट है। एक्स यहाँ से निकलेगा पूरा। अब एक्स निकल गया, अब जो चीज़ पूछ रहा है सो निकालते हैं। रिमेनिंग पूछ रहा है, तो रिमेनिंग क्या था, 20 माइनस एक्स था ना, तो यही आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे पूछ रहा है कितना लगाए थे, सेकेंड पार्ट पे यही लगाए थे 2/5 इंटू 20 माइनस एक्स, ये पूछ रहा था सेकेंड पार्ट पे। रिमेनिंग अमाउंट नहीं पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा था एग्जाम में। देन फाइंड द सेकेंड पार्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड ऑन अदर बैंक। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे पूछ रहा है, 2 पार्ट पे बोल रहा है ना, यहाँ पे लगाए हैं, तो सेकेंड पार्ट पे पूछ रहा है। बहुत खतरनाक सवाल है। अब वर्क एंड वेजेस पे आ जाते हैं। वर्क एंड वेजेस ये टाइम एंड वर्क का आखिरी पार्ट है। इसमें आपको याद रखना है कि वर्क वेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कई बार वर्क इफ़िशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कई बार जो वेजेस है आपको वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और कई बार जो वेजेस हैं आपको इफ़िशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वो इसका मतलब जो वर्क और इफ़िशियंसी आपस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये होता है कब सर, तो जब टाइम कांस्टेंट दिया हो, जब समय कांस्टेंट दिया हो, भले ये पहचानना होगा, तो उस समय वेजेस को इफ़िशियंसी के बराबर मान लेना, ये चीज़ याद रखो। उस समय वेजेस को इफ़िशियंसी के बराबर मान लेंगे, उस समय वेजेस किसके बराबर हो जाएगा, इफ़िशियंसी के।
लेकिन जब आपका टाइम कांस्टेंट नहीं दिया हो तो उस समय वेजेस वर्क के बराबर हो जाएगा। उस समय वेजेस वर्क के बराबर हो जाएगा। जितना काम करोगे वो उतना तुमको पैसा मिलेगा, समय से मतलब नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये दो चीज़ याद हो गया। इसमें पहला टाइप का सवाल है, पहला टाइप का सवाल है ये दिया हुआ, देख लो। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पर नहीं है ये। यदि ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है, यदि ए और बी को 18,000 रुपया इस काम को करने का जिम्मेदारी मिलता है, तो ए का वेजेस मिलेगा, तो ए को कितना वेजेस मिलेगा अगर दोनों साथ मिलकर काम समाप्त करते हैं। अब ये देखो टाइम, ये वेजेस का सवाल है, ये वेजेस का सवाल है। अब यहाँ पे हम कैसे समझें कि कौन सा टाइप का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम समाप्त करें। अगर दोनों साथ मिलकर काम समाप्त करें, इसका मतलब है कि जो समय है हमारा वो कांस्टेंट होने वाला है। इससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ए को 12 दिन और बी को 15 दिन लग रहे। ये लाइन बस टोटल वर्क निकालने के लिए दिया है। लास्ट में क्या बोलना है कि अगर दोनों मिलकर काम समाप्त करें, इस पे फोकस रखना है। इसका मतलब दोनों मिलकर काम समाप्त कर रहा है, इसका मतलब जो टाइम है आपका कांस्टेंट है। तो जब टाइम कांस्टेंट है तो मैंने बताया है कि वेजेस जो होता है वह इफ़िशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आइए यहाँ से इफ़िशियंसी निकालते हैं। पहला लाइन से ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम हो गया 7, इसका एफिशिएंसी हो गया 5 यूनिट, इसका एफिशिएंसी हो गया 4 यूनिट। अब ये टोटल जो वेजेस मिला है वो टोटल इफिशिएंसी हो गया 9 यूनिट। टोटल वेजेस क्वेश्चन में कह दिया है कि 18,000 मिल रहा है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 18,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 2,000। अब ए जो है इसमें कितना एफिशिएंसी है 5 यूनिट, बी जो इसका कितना एफिशिएंसी है 4 यूनिट, तो ए को कितना वेजेस मिलेगा 10,000, बी को कितना मिलेगा 8,000। तो ये करना था, समझ गए किस चीज़ पे फोकस करना था। अब यहाँ पे जो है टाइप 2, यहाँ पर क्या है टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है, सहायता लेने वाला सवाल। जब वेजेस वाला सवाल आएगा तो इसमें किसी का सहायता लेकर काम करते हैं। सहायता लेने वाला सवाल वेजेस में, सहायता लेने वाला सवाल जब भी वेजेस में आएगा इसका मतलब समझना कि वेजेस इक्वल टू इफिशियंसी। ये भी पॉइंट याद कर दो, वेजेस इक्वल टू इफिशियंसी। ए सहायता लिया किसका, बी का, तो इसका इफिशियंसी देखना। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, चलिए सवाल पूरा यहाँ तक दिया है। आइए इसको हम लोग रीडिंग करते हैं। ए अकेला जो है 7 आवर में, बी अकेला जो है 8 आवर में काम समाप्त कर सकता है, लेकिन वह एक लड़के यानी कि सी की सहायता से मिलकर किसी काम को 3 आवर में समाप्त कर सकता है। तो लड़का सी को कितना पैसा मिलेगा अगर काम समाप्ति हेतु 1400 रुपया मिलता है। तो उसमें सी को कितना मिलेगा अगर तीनों को मिलाकर 1400 मिल रहा है। अभी कैसे समझे किस टाइप का सवाल है, तो यहाँ पे देखो सहायता लेने वाला सवाल है ना। पहले ए अकेला कर रहा था, बी अकेला कर रहा था, अब ए और बी को सी की सहायता लेना पड़ा। तो इसका फॉर्मेट चूँकि ऐसा बनेगा, ए अकेला 7 आवर में कर रहा है, बी अकेला 8 आवर में कर रहा है। चूँकि सहायता लिया किसका, सी का, अरे तीनों मिल के 3 आवर में कर दे रहा है। सहायता लिया तो यहीं पे आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि सहायता लिया का मतलब हमने सर ने सिखाया है कि ये मतलब कि वेजेस आपका किसके बराबर होना चाहिए, इफ़िशियंसी के बराबर होना चाहिए। वेजेस आपका किसके बराबर होना चाहिए, इफ़िशियंसी के बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट याद हुआ। अब यहाँ पे देखो ए जो है 7 आवर, बी 3 आवर, ए प्लस बी प्लस सी 3 आवर। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि वेजेज इफ़िशियंसी के बराबर है, इसका हमारा टारगेट होना चाहिए इफ़िशियंसी निकालना। अब इसका देखो इफ़िशियंसी यहाँ पे निकालना, इस पे फोकस करना है हमको। टाइम कांस्टेंट है तो वेजेस इफ़िशियंसी के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखो इस तीनों का क्या करिए हम लोग, एलसीएम लिए तो 168 आया,
सात आठ तीन का एलसीएम लिए तो 168 आया यहाँ पर। अब इसकी एफिशिएंसी 24, इसका 21, इसका 56। तो फोकस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? सी का यहाँ पे सबका एफिशिएंसी निकाल लिए ना, तो सी का 11 यूनिट हो गया। टोटल एफिशिएंसी कितना है? 24, 11, 21 कितना हो जाएगा? 56। तो 56 यूनिट का वैल्यू दिया है 1400 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1400/56। चूँकि 11 यूनिट का पैसा चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बना। अब ये सवाल देखो, ये मेंस में पूछा था। ए और बी ने एक साथ किसी काम को समाप्त 15 दिन में कर सकता है, करने हेतु 18,000 रुपया प्राप्त किया। अगर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 5 गुना है तो ए का डेली वेजेस कितना होगा? ए का डेली वेजेस कितना होगा? देखो ये सवाल पढ़ लिए। अब तुम जैसे ही पढ़ोगे सबसे पहले टाइप डिफाइन करना कि किस टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर बोल दिया है, ये लाइन चूँकि सवाल के अंत में लिखा रहता था, मैंने येलो से पीछे घेरा कराया था। यहाँ पे देखो ए और बी एक साथ किसी काम को अब की बार पहले ही लाइन में दे दिया है। तो यहाँ पर क्या 15 दिन में समाप्त कर रहा है ना मिलके, तो टाइम कांस्टेंट है। तो वेजेस जो आपका इफ़िशियंसी के बराबर होगा, वेजेस आपका इफ़िशियंसी के बराबर होगा। अब 18,000 क्या है? ए प्लस बी के इफ़िशियंसी के सम के बराबर होगा। अब जैसे ये करो कि आपके दिमाग में क्लिक आएगा कि चलो हम क्या करते हैं, इफ़िशियंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर तो ये नहीं दिया है कि ए 15 दिन में और बी 16 दिन में, तो तुम ऐसे करके टोटल वर्क निकाल के यहाँ पे इफ़िशियंसी निकाल दोगे। यहाँ पर एग्जामिनर तो सीधे बोला है कि ए प्लस बी 15 दिन में कर रहा है। तो ये चीज़ करना तुम क्या है, बेवकूफ़ी है, ये चीज़ नहीं करो। अब चूँकि लेकिन यहाँ पर एक लाइन और यूज़ किया है एफिशिएंसी के लिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 5 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की काम क्षमता की 5 गुना। मान लो यहाँ पे 5 ई इसका एफिशिएंसी है, और तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ई। टोटल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6E। 6E। अब 6E तो इसको जो वेजेस मिलेगा 5E के अनुसार, इसको जो वेजेस मिलेगा E के अनुसार। लेकिन टोटल 6E का वैल्यू कितना दिया है? 18,000। कितना दिया है? 18,000। अब 18,000 में 6E का वैल्यू है, हमको चाहिए 5E का वैल्यू। तो E का वैल्यू 6E का वैल्यू कितना? 18,000। तो 6E, तो 1E का वैल्यू आ गया। 5E के लिए क्या करेंगे, इसमें से 5E को इंटू कर देंगे। तो ये ए का हो गया एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पे वीवीआई शब्द डेली वेजेस बोल रहा है, हर दिन मतलब पूरा वेजेस नहीं बोल रहा है, कितना 15 दिन का डेली बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 15 भी कर देंगे तो डेली का निकल जाएगा। अभी मेंस में पूछा है, पीटीए में पूछ सकता है। कितना अच्छा सवाल है, देखो है कि नहीं। यहाँ पर भी यही सब हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब ये है, इसको कैसे बनाओगे देखो। अब जैसे ये सवाल पढ़ो, क्या है कि पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया और उन्हें इतना पैसा, इतना वेजेस मिला। ठीक है, एक साथ काम पूरा कर रहा है। ये लाइन तुम जैसे ही पढ़े भाई समझ गए कि ये टाइप है सर, टाइम जो है आपका कांस्टेंट है। यदि पी ने वादा किया कि भाई हम अकेले 20 दिन में काम समाप्त करके देने का वादा करते हैं, तो फिर बोला कि क्यों, कि अगर भाई तू अकेले 20 दिन में कर सकता है तो हम तुम मिल के कितना दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये टाइप डिफाइन करो, अब पूछना क्या चाह रहा है। तो हम यहाँ पे टाइप डिफाइन कर लिए कि एक साथ काम पूरा किया ना, इसका मतलब जो टाइम कांस्टेंट है। अब हमको टाइम निकालना है क्या, P प्लस क्यू। टाइम निकालना है क्या, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का टाइम कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क बाय नीचे में टोटल इफ़िशियंसी। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो इफ टाइम इंटू इफ़िशियंसी निकलता है। यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टाइम अकेला B का दिया है ना,
पी का 20 दिन, तो पी का ही इफिशियंसी लिखना पड़ेगा, इफिशियंसी ऑफ पी, और नीचे में इफिशियंसी ऑफ पी प्लस इफिशियंसी ऑफ क्यू निकला पड़ेगा। अब ये पूरे सवाल में टाइम निकालने के लिए आप देख लिए होंगे कि आपको जो है इफिशियंसी चाहिए ही चाहिए, तो बिल्कुल निकाल दोगे। ये क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो ये वेजेस जो है पहले ये किसके बराबर हो जाएगा, इफिशियंसी के बराबर यही तो हो जाएगा। तो पहले है ना इसको काटम कुटी मचाओ, पहले वेजेस का रेशियो निकालो, फिर वही क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। टाइम इक्वल टू कांस्टेंट है, कैसे पता, तो साथ मिलकर काम समाप्त किया, एफिशिएंसी बराबर वेजेस। अब यहाँ पे वेजेस है, पहले वेजेस का रेशियो निकाल लिए, यही आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अब टाइम पी प्लस क्यू कैसे, तो ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पे, अब ये सवाल देखोगे तो आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा, जब टाइम कांस्टेंट नहीं हो, जब टाइम कांस्टेंट है तो वेजेस इफिशिएंसी के बराबर हो जा रहा है, लेकिन जब समय कांस्टेंट नहीं हो, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि काम छोड़ छोड़ कर किया, एक साथ मिलकर काम करना, ये शब्द यूज़ नहीं हुआ, काम छोड़ छोड़ कर किया, जैसे ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन तक किया, बी प्लस सी 2 दिन तक किया, उसके बाद जो सी अकेला 3 दिन तक काम किया, काम छोड़ छोड़ कर। तो यहाँ पे जो वेजेस है वर्क के बराबर, ये टाइप 2 सवाल है। आते हैं यहाँ पे, अब ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, इसको देखो, ये सवाल पढ़ो। ए बी सी किसी काम को 32 दिन में 24 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। ठीक है, कर सकता है भैया, अभी सब टाइप नहीं पता चला, ये लाइन दिया आपको, वो इफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालने के लिए दिया है। अगर 4 दिन तक मिलकर एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, इसके बाद बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया, उसका फिर बी ने काम छोड़ दिया, और जो शेष काम में सी द्वारा किया गया, ये लाइन पता चल गया कि लेफ्ट वर्क वाला बात है, यानी कि जो टाइम है आपका वो कांस्टेंट नहीं है। यदि मजदूरी जो है, टोटल जो वो मजदूरी है 6,480 रुपया है, तो इसमें सी का हिस्सा आप ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो, यहाँ तक तो हम आपको पहले भी बताए हैं कैसे सॉल्व होता था। बस आप क्या है, चूंकि टाइम कांस्टेंट नहीं है तो आपको वर्क निकालना है सी का, ठीक है, इसमें वर्क निकालने पे फोकस करेंगे, और जो यही वर्क है वो बराबर हो जाएगा वेजेस ऑफ सी के बराबर। आइए, अब चूंकि टाइम यहाँ पे काम क्या है, टाइम पहले पहचानो, छोड़ छोड़ कर रहा है, और छोड़ छोड़ कर करना वेजेस का जो प्रॉब्लम होता है, इसमें टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, जिसमें वेजेस वर्क के बराबर चला जाता है। यहाँ देखो छोड़ छोड़ के कर रहा है, यहाँ पे सभी का कर्म करने का समय अलग है, इसी कारण टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो ये वर्क के बराबर चला जाएगा। अब ये पहला लाइन का जो डाटा दिया था, ये कि ए अकेले 32 दिन में, बी अकेले 48 दिन में, सी अकेले 24 दिन में कर सकता है, तो इससे तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क एलसीएम लेके। सर इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा ए प्लस ए बी सी का। अब पहला 4 दिन तक साथ में काम किया, अगला 2 दिन तक बी प्लस सी किया, सी छोड़ दिया, शेष काम जो है सी किया, टोटल काम कितना है 96 यूनिट, टोटल काम क्या है 96 यूनिट। इसमें एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 दिन, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 दिन। ये ए बी सी क्या है, इफिशियंसी है भैया, इसको रखो जोड़ के। बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6, ए बी सी का कितना हो जाएगा, तो 6 3 ने, यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 4, ऐसे करके। तो इस तरीके से जो तुम किए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 दिन तक। अब पहले वर्क निकालो, इसमें वर्क पे फोकस करो, अगर टाइम कांस्टेंट नहीं है तो। ए कितना काम किया है, ये तो ए कितना काम किया है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, ए कितना काम किया है, तो ए तो सिर्फ ये काम किया है 4 इंटू ए, 4 इंटू 3, 4 दिन ही काम किया। बी जो कितना काम किया था सर 4 दिन यहाँ प्लस 2 दिन यहाँ, तो 6 इंटू 2। सर सी काम कितना किया, तो सी सर 4 दिन यहाँ भी किया था, 2 दिन यहाँ भी, अब 12 दिन यहाँ भी, इंटू में 4,
तो ये 76 यूनिट काम किया। इस तरीके से वर्क निकाला जाता है। अब चूंकि पता है टोटल वर्क कितना, 96 यूनिट। जो 96 यूनिट है किसके बराबर होगा, तो टोटल वेजेस के बराबर होगा। अब हमको 72 यूनिट का चाहिए, तो इंटू में 72 कर दो सी के लिए, बस निकल गया। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल करके आइए, ये सवाल पढ़ लिया। ए 12 दिन में और बी 18 दिन में काम समाप्त कर सकता है। क्षमता बता रहा है, अभी लैंग्वेज बोल रहा है, टाइप पकड़ा नहीं रहा है। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम शुरू करता है और जो शेष काम है बी द्वारा किया जाता है। यदि काम के लिए कुल वेतन इतना मिला है तो बी का हिस्सा। सेम पीछे टाइप का क्वेश्चन है। अब हम देखें यहाँ पे जो काम छोड़ छोड़ कर रहा है, तो इसमें टाइम क्या कांस्टेंट है, नहीं। काम छोड़ छोड़ कर रहा है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें जो आपका वेजेस है वो वर्क के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। वेजेस वर्क के अनुसार मिलेगा। जैसे ए प्लस बी 2 दिन के लिए काम किया और बी जो है रिमेनिंग 3 डेज के लिए काम किया। और यहाँ पे पहला लाइन दिया रहता है क्या चीज़ के लिए, टोटल वर्क के लिए, कि ए अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले 18 दिन में कर सकता है। तो इससे सहायता से क्या निकल गया, टोटल वर्क। फिर इसके सहायता से क्या निकल गया, ये इफ़िशियंसी निकल गया। क्या निकल गया, इफ़िशियंसी निकल गया। अब टोटल वर्क बराबर हम लोग जानते हैं, फिर ये करेंगे, यहाँ से सब चीज़ करेंगे हम लोग। तो ए यहाँ पे समझ में आ गया ना, वर्क कैसे निकालेंगे देखेंगे, सेम पीछे टाइप का है, देख लो अपना कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये CHSL में पूछा था इधर कि 15 आदमी 6 दिन में 4 आवर काम करके 900 रुपये कमाता है, तो 20 आदमी 10 दिन में 5 आवर करके कितना कमाएगा। MDH/W1। अब W1 की जगह यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेजेस लिखाएगा। तो देखो वेजेस ऐसे भी लिखाता है MDH/वेजेस। कई बार वर्क, W की जगह यहाँ पे वर्क या वेजेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्क या वेजेस, MDH मैन डेज आवर बाई वर्क या वेजेस, ठीक है, इतना ही मिनट। तो वेजेस में भी ऐसा सवाल खूब रिपीट होता है। अब ये देखो, ठीक है, देख लिए। अब ये जो सवाल क्या है, अब जो आ गया कि टाइप क्या है, तो टाइप अब हम लोग करने जा रहे हैं कि MDH का सवाल ग्रुपिंग ऑफ वेज, MDH का सवाल वेजेस के साथ कैसे लगाते हैं, वो भी ऐसे MDH जब ग्रुपिंग में पर्सन दिया हो। तो एक याद रखेंगे, इसमें 2 बार MDH लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 बार MDH वेजेस निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 4 वोमेन 7 मैन 7 दिन में इतना कमाता है, जबकि 10 वोमेन 17 मैन 9 दिन में इतना कमाता है। तो 11 वोमेन 9 मैन मिलके 13 दिन में कितना कमाएगा। तो पहले क्या करेगा ना अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे पहले इन दोनों लाइनों की मदद से इफ़िशियंसी निकालेंगे, मैन और वोमेन का इफ़िशियंसी निकालेंगे। उसके बाद इसमें पुट करेंगे, फिर इसका पहले के साथ कंपैरिजन कर देंगे, ठीक है। चलिए, एम क्या है यहाँ पे मेल, एफ के यहाँ पे फीमेल। फॉर ग्रुपिंग ऑफ वेजेस, ये जो एम है यही नंबर ऑफ पर्सन दिया रहता है। अब इसको लिखने तो आ ही गया है इतना। अब चूंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो अपने से एक बार कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पर मैंने हाईलाइट किया है। 4 वुमेन 7 मैन 7 दिन में इतना कमा रहा है, ये इक्वल टू हो जाएगा 10 वुमेन 17 मैन 9 दिन में इतना कमा रहा है। इसको 7 से काटेंगे, इसको 9 से काटेंगे, काटते काटते ये 164 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/404 आ जाएगा। अब पूरा काटोगे, पूरा रेशियो लेंगे, तो फाइनली ये चीज़ जो है ये इतना के बराबर आ जाएगा 41/100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, इसको थोड़ा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 मैन बराबर 6 वोमेन। इसको फिर से करोगे तो एम और डब्ल्यू क्या एफिशिएंसी तो आया, ये रेशियो ऑफ एफिशिएंसी आ गया 3 और 5। अब अगेन MDH अप्लाई करेंगे, फिर से MDH अप्लाई करेंगे,
जिसको पूछा है उसको उधर रखो। 11 वोमेन 9 मैन का 13 दिन में कितना कमाएगा वेजेस, इसको इधर लिखें। अब जो पहला वाला है इसको एकदम हम काट के हम लोग रखे थे, एक सेकेंड, इसको जो पहला वाला है, अब जो पहला वाला इसको एकदम हम लोग काट के रखे थे 1 में 64, इसको इधर रख दो। अब ये जो आया है ना इसको दोनों तरफ अब पुट कर दो तो W का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऐसा सवाल में हम लोग 2 बार MTH का अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब ये नया टाइप है, इफ द रेशियो ऑफ टाइम एंड एफिशिएंसी आर गिवन। अगर आपको टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है तो वेजेस डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू वर्क। तो वेजेस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको वर्क के अनुसार आएगा। टाइम के एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है तो आपको इससे वर्क का रेशियो निकाल लोगे, उसी से आपको वेजेस का निकल जाएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि चूँकि यहाँ पे टाइम अलग अलग है ना तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं भी है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि इस कंडीशन में कि अगर आपको रेशियो दिया रहे, ऐसे दिया रहे, तो पहले वर्क निकालो, वो इसका वेजेस का रेशियो हो जाएगा। आइए सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। ये VBI है सवाल, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है दोस्त दिया हुआ, देख लिए, देख लिए। अब आ जाओ। ABC किसी काम को 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और उन्हें साथ में 396 रुपये का मजदूरी मिलती है, बिल्कुल मिलेगा। यदि उनके द्वारा एक दिन में किया गया काम का अनुपात जो है, मतलब काम का जो वर्क है 1/3, 1/4, 1/6 है, तो A को कितना मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया ये, समझ नहीं आया यहाँ पे क्या है। अब साथ मिलकर काम कर सकते, ये लाइन तो यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सभी का काम का समय अलग अलग दिया है तो वेजेस वर्क के अनुसार होगा। पहले तो ये टाइप समझ गए, वेजेस का सवाल है तो आपको ये देखना रहता है सबसे पहले कि वर्क के अनुसार वेजेस मिलेगा या जो आपका जो ये वेजेस है टाइम के अनुसार मिलेगा। तो टाइम तो कहीं दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको काट दिए। सहायता लेते हैं तब भी टाइम कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। और अभी तो देखें ही है, छोड़ के करते हैं तब भी टाइम कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे वेजेस वर्क के बराबर होगा। टाइम का रेशियो दिया है 7, 8, 10, रेशियो दिया नहीं है, तुम अपने मन से ले लिया है रेशियो 7, 8, 10। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और क्या क्या दिया है, एक दिन में काम किया गया। अरे भाई एक दिन में काम किया गया मतलब यही तो होता है एफिशिएंसी। तो टाइम भी दे दिया, एफिशिएंसी भी दे दिया, देखो दोनों चीज़ दे दिया ना, तो समझ गए कौन टाइप का सवाल है। एक दिन में काम किया गया ही तो कार्य क्षमता होता है। एफिशिएंसी ऐसे लिखा है तो थोड़ा आदमी के जैसा लिख दो, इसका एफिशिएंसी 4 टन दी। तो ये दिया है, ये दिया है, तो आप इससे क्या कर दोगे, वर्क का एफिशिएंसी निकाल दोगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसी से यही वर्क क्या हो जाएगा, वेजेस के एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल वेजेस कितना दिया है, 18 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, इतना। तो C का वेजेस पूछ रहा है कितना। नहीं समझे ये सवाल क्या था। ज़रूरी नहीं कि टाइम जो है आपका रेशियो के रूप में दिया रहा है, डे के रूप में भी दिया हुआ है। बस इतना समझना, कहीं पे आपको अगर टाइम भी दे दे और एफिशिएंसी भी दे दे, ठीक है, तो समझ जाना कि ये पैटर्न फॉलो करना है आपको, ठीक है। अभी न्यू टाइप का सवाल है थोड़ा। A प्रति घंटा 100 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 8 आवर काम करता है। B 100 रुपया प्रति घंटा कमाता है और प्रतिदिन 6 आवर काम करता है। B और A प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। तो बस ऐसा सवाल जो भी हो तो वर्क बराबर क्या होता है, रेट इंटू में टाइम। वर्क बराबर क्या होता है, रेट इंटू में टाइम। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, रेट इंटू में टाइम। 120 रुपये का बनता है 6 आवर,
100 रुपया कमाता है 8 आवर, ठीक है, वर्क इनटू में टाइम। ऐसा कर देंगे, इजी सवाल है। अब ये वाला सवाल देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है, एसएससी में पूछा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, न्यू टाइप। तो अब तो तुमको न्यू टाइप लगता है बेटा। ए बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः, दैनिक है, डेली वेजेस है, हर महीने का नहीं है, चाहे दिन का, किसी पर्टिकुलर डेज का नहीं है। जब एक काम समाप्त करता है तो उसको कुल वेतन 63 रुपया मिलता है, जबकि बी समान काम समाप्त करता है तो उसको कुल वेतन 75 रुपया मिलता है। एक दिन में इतना मिल रहा है तो 63 रुपया टोटल मिले। यहाँ से क्या निकलवाना चाह रहा है? डेज, कितना दिन काम किया। फिर यहाँ से ये क्या निकलवाना चाह रहा है? डेज, कितना काम किया। यदि दोनों ने एक साथ काम किया तो काम का लागत क्या है? काम का लागत क्या है, मतलब कि एक साथ काम करेगा तो काम का लागत क्या है। ये अकेला कितना दिन में काम समाप्त कर सकता है? 18 दिन में, मतलब ये इनडायरेक्टली एग्जामिनर बोलना चाह रहा है। बी अकेले कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है? 30 दिन में, ठीक है ना। एक दिन में कमाता 6 रुपया। अब यहाँ से इफिशियंसी हो गया, तो इफिशियंसी हो गया तो टोटल हो गया यहाँ से वेजेस ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? वेजेस ऐसे निकाल देंगे, थोड़ा देखना होगा। तो जो ट्रिकी सवाल एसएससी में पूछा था ना, उसका सॉल्यूशन देखो, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम करा रहे हैं। ए और बी की जो दैनिक मजदूरी इतना इतना दिया है और टोटल उसको 63 की मिला, बी को 75। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, बस यही बोला गया है। इस आधार पे आपको तो पता ही है कि जब ये चीज़ दे देता है ए और बी का कि 18 दिन में और बी 30 दिन में, इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? टोटल वर्क निकाल सकते हो जो कि 90, फिर इफ़िशेंसी निकाल सकते हो 5 यूनिट, फिर इसका इफ़िशेंसी निकाल सकते हो 3 यूनिट, और क्या निकाल सकते हो? फिर यहाँ बोल रहा है कि यदि वो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कुल मजदूरी क्या होगा। अरे भैया, पहले तो ये देखना होगा कि ये दोनों कितने दिन तक मिल के, अगर साथ में मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। हाँ, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना निकल जाएगा बताओ? टोटल वर्क 90 बाई इफिशियंसी कितना है, दोनों का जोड़ो 8, 90/8। इतना दिन में, इतना दिन तक अगर काम करेंगे मिल के तो साथ में काम कर सकते हैं, मतलब टोटल कम से कम इतना दिन तो काम करना ही पड़ेगा, इतना डेज। अब ये देखो कि ए जो है अकेला, ए जो है अकेला एक दिन में कितना कमा सकता है? 3.50 दिखाई हुआ है सवाल में, और बी अकेला एक दिन में कितना कमा रहा है? 2.50। तो ए प्लस बी अकेला, ए प्लस बी मिल के कितना कमा रहा है? 6 रुपया एक दिन में। तो कितना वेजेस होगा टोटल दोनों का? तो 90 + 8 दिन तो काम किया करेगा ना साथ में, और एक दिन में अगर 6 रुपया कमा रहा है तो 90 + 8 दिन में कितना कमाएगा? तो वही इतना रुपया कमाएगा। तो यही सॉल्यूशन है। अच्छा सवाल, इसको थोड़ा प्रैक्टिस, तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा, घुमाना होगा आपको, ठीक है। मेन जो है हम लोग यही फंस गए थे ये लाइन पे कि कैसे हम लोग समझे। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आ पा रहा है कि वर्क बराबर क्या होता है। वेजेस के लिए यहाँ पे जो हम टाइम को कांस्टेंट देखें, या वेजेस को यहाँ पे देखें वर्क बराबर है, वेजेस इफिशियंसी बराबर है, कोई काम नहीं आ पाया। यहाँ पे हम लोग सिंपल निकाल दिए हैं कि एक दिन में इतना कमाता है तो उतना दिन में कितना कमाएगा। ये नया ही टाइप का सवाल है, ठीक है। ये इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ये देखना था, फिर ये देखना था। देखो ये वाला सवाल, अब इसमें भी क्या है, एंड और के साथ, या वाला सवाल के साथ, या और वाला सवाल के साथ वेजेस वाला सवाल जोड़ दिया। बोला 6 पुरुष या 5 महिलाएं 2 दिन में इतना कमा सकती है, तो 6 पुरुष और 4 महिला कितना कमा सकती है, ठीक है, एक दिन में।
तो इसमें भी क्या लगेगा, 2 बार आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। TW1 TW2 2 बार करना पड़ेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। एक बार सबसे पहली लाइन की बात कर दे रहे हैं, या मतलब ये हुआ जो 6 मैन हैं 2 दिन में 1000 कमाते हैं, 5 वुमेन भी 2 दिन में 1000 कमाते हैं। इसका मतलब एक मैन और एक वुमेन का इफ़िशियंसी का रेशियो निकल गया 5 और 6। अब एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि 6 मैन 4 वुमेन कितना कमाएगा एक दिन में। ठीक है, तो एक बार ये लगाओगे, यहाँ लिख दिए एक बार ये और एक बार ये, फिर से लगा दो ये। समझ में आ रहा है कैसे है, एकदम एनालाइज करो, एकदम बन जाएगा। ये भी सवाल बन गया, बिल्कुल अच्छा सवाल था। अब ये सवाल देखो, ये सवाल देखोगे तो देखो PQR की क्षमता रेशियो का अनुपात इतना दिया हुआ है और PQR क्रमशः इतने दिन के लिए काम करने वाली मजदूरी के लिए इतना रुपया लेते हैं। ठीक है, तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि P 7 दिन के लिए, B 13 दिन के लिए और E 11 दिन के लिए काम करता है। तो जब भी तो सवाल हो तो हम बताए थे, जिसे हम बताए भी हैं कि यहाँ पे 2 केस बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 केस बन रहा है। इफिशियंसी भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो वेजेस वर्क के अनुसार ही मिलेगा, है ना, बताए थे। अब यहाँ से 1x निकालो, फिर ये करो, फिर इसमें भी डालो, फिर ये करो। इससे बढ़िया डायरेक्ट, इससे बढ़िया डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला चीज़ याद करो, W1 एफिशिएंसी इंटू D1, फिर W2 एफिशिएंसी इंटू D1। मतलब यहाँ पे पहले W1 लिखो, फिर क्या लिखो, W1 लिखो, फिर ये 21 कहाँ से ले आया, 21 कहाँ से ले आया, हाँ इंटू करके क्षमता है, हाँ 7 तिरके 21, फिर से 8 15 तिरके 65 99, E2 इंटू D2, E1 इंटू D1। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, डायरेक्ट इससे भी निकल जाएगा। ऐसे तो ये वही वाला सवाल है जहाँ पे आपको इफिशियंसी भी दे दे रहा है, टाइम भी दे दे रहा है, तो जो वेजेस आएगा वो वर्क के अनुसार यही हो जाएगा, वेजेस वर्क के अनुसार वर्क जो आएगा वही वेजेस का रेशियो आ जाएगा। लेकिन हम इस केस में बोल रहे हैं अगर दिया है टाइम, ये इफिशियंसी तो एक ही दिया है यही। ठीक है, देखो चलो फिर से एक बड़ी सवाल को जान लगा के पढ़ने का कोशिश करते हैं। PQR का इफिशियंसी का रेशियो दिया है और उनका समय भी दिया है जिसके लिए उनको वेजेस इतना मिलता है। तो जब इफिशियंसी दे, टाइम दे, तो वर्किंग वेजेस का रेशियो हो जाता है। ये बताया ना एक स्पेशल टाइप है। तो यहाँ से ये x का वैल्यू निकल गया। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए जब ये इतना दिन में काम समाप्त कर सकें। मतलब इफिशियंसी यही है, इफिशियंसी यही है, बस टाइम बदल गया है। तब वर्क या वेजेस इतना होगा तो तीनों का मजदूरी इतना हो जाएगा। लेकिन सर हमको इतना नहीं करना है, हम चाहते हैं डायरेक्ट करना। तो क्या करेंगे, पहले जो ये वर्क दिया है वेजेस, इसको यहाँ लिख देंगे। फिर इफिशियंसी तो एक ही दिया हुआ है, इफिशियंसी तो एक ही दिया हुआ है। मान लो दूसरा दिया रहता तो कोई बात नहीं, तो E2 करते हैं। फिर डेज दूसरा दिया है तो D2 करते हैं। यहाँ पे क्या है, W1 है, W2 निकालने के लिए कर रहे हैं सब। फिर यहाँ पे E1 करते हैं, फिर यहाँ पे D1 करते हैं, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है W2, ये डायरेक्ट निकल जाएगा W2। ठीक है,
जो पहले वाला होता है वो नीचे लिखते हैं, बाद वाला ऊपर लिखते हैं इंटू डी। ठीक है, हो गया। अभी थोड़ा एक लास्ट टाइप है, ये स्पेशल टाइप है थोड़ा, कि इफ द नंबर ऑफ पीपुल इन रेट गिवन, रेट भी गिवन है, 3 कार्यकर 5 सहायक 6 मजदूरों के मध्य 1000 रुपये इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर के 2 गुना और प्रत्येक कारीगर को एक मजदूर की तुलना में 3 गुना राशि मिलता है। तो तीनों कारीगर की मजदूरी बताओ। अब हम पहले क्या है, मजदूर, कारीगर, सहायक, पहले 1 गुना 3 गुना 2 गुना वो सब कर देंगे। नंबर पहले यहाँ पर है दिया हुआ है ना, 3 कारीगर 6 मजदूर 5 सहायक, रेट कितना है 3 1 2, यहाँ से निकाल दिए रेट। तो वेजेस क्या हो जाएगा, इसको आपस में इंटू कर दो। अब इसका वैल्यू दिया है 10,000, तो एक का कितना हो जाएगा, 3 का वेजेस कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, खुद करके देखना। ऑल द बेस्ट, यहाँ तक पूरा सवाल हो गया वर्क एंड वेजेस का।